जैसा कि आप लोग पिछले पार्ट में देखे थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाएगा वो आप तक पहुंच सके। तो बातें कम करेंगे और आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो बना रहे हैं। और आज हम लोग पूर्ण रूप से सारे प्रश्न को द एंड करेंगे। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब है। पिछले दिन हम लोग का धांसू क्लास रहा था और धांसू क्लास में 200 प्लस प्रश्न को हम लोग देखे थे। आज हमारा अंतिम दिन है इस क्लास का, तो पार्ट 4 में द एंड ये चैप्टर होगा। और द एंड करने से पहले सारा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन हमारा है 300 नंबर तक कल कर चुके थे, आज हम लोग आगे कर रहे हैं। एस आई के मूल मात्रक कितने हैं? एस आई के मूल मात्रक कितने हैं? तो एस आई के मूल मात्रक कुल होते हैं 7। अब सभी के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं कि एसआई मात्रक में 1 नंबर में मेरा दिया है कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सा विकल्प संबंधित है मीटर से। सिंबल दे देगा या फिर यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा। और विकल्प दिया हुआ रहेगा आपका, मान लेते हैं किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं सेकेंड। तीसरा मान लेते हैं दिया हुआ रहेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और चौथा मान लेते हैं कि दे दिया फंसाने के लिए हम लोग को नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग को देखने को मिलता है। तो एग्जाम में आप घबराएंगे नहीं, कभी कभी आपको मिलान करने के लिए भी दिया हुआ रहेगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प संबंधित है मीटर से? तो मीटर का भी तुरंत हम लोग संबंधित देखें किससे था, लंबाई से था। अब यहाँ पे जितने भी उत्तर लिखा हुआ है ऑप्शन में, वो सारा का सारा ऐसा ही मात्रा की डिनोटिंग किया गया है। जबकि यहाँ पे हम लोग का भौतिक राशि होना चाहिए था, तो भौतिक राशि कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग प्रेम पूर्वक D4 मार करके निकलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट। आगे है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद है समय का ऐसा मतलब क्या होता है सेकेंड को संबंधित करते हैं छोटी एस से। ये सारा का सारा ऐसा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। एक साथ हम एसआई मात्रक को लेकर के आए हुए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। ये नहीं हम बोल सकते कि ये आपका एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये हम नहीं बोल सकते। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस एसआई मात्रक। तो पदार्थ का परिणाम क्या होता है मोल होता है। समतल कोण का होता है रेडियन। और घन कोण का होता है रेडियन। इसके आगे हम लोग देखते हैं। और आज का क्लास द एंड होने के बाद आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर
दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। ताप का होता है केल्विन। ये सारा मस्ट इंपोर्टेंट था हमारा। अगला क्वेश्चन है 302 नंबर। 302 नंबर में क्या बोल रहा है? ऊर्जा का रूपांतरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा ऊर्जा का क्या रूपांतरण रहेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको याद रखने का तरीका है, ऊर्जा का रूपांतरण हमारा एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और यहाँ से ऑप्शन बनता है ये विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब। जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा आपका, मान लीजिए पूछ देता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत मोटर करता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, एक साथ इसको हम स्क्रीन पे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मतलब 302 का 2 नंबर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? विद्युत बल्ब करता है। इधर से आप लोग याद मत कीजिएगा, जब भी याद कीजिएगा ऊर्जा के रूपांतरण से याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। अगला है आपका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है मोमबत्ती। ये तो बिना याद किए याद हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा बोले या रासायनिक अभिक्रिया बोले तो इसमें एक बात कॉमन हम लोग का होता है, जब कोई पदार्थ को उपयोग कर पुनः उस रूप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, वह कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। तो उस स्थिति में हम लोग को देखना है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये हमारा मोमबत्ती जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है और उसमें ऊर्जा रहता है, उसमें ऊर्जा रहता है, मतलब कि उससे ज्यादा हानिकारक हम लोग को नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम लोग को पता रखना है मोमबत्ती। अगला है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जब हम लोग कान में लगाते हैं तो ध्वनि सुनाई पड़ता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है माइक्रोफोन। अगला है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन लाउड स्पीकर करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? लाउड स्पीकर। सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है सोलर सेल। ये भी याद रहेगा आपको, सौर ऊर्जा संबंधित है सोलर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है विद्युत सेल। उसी तरह से याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है सितार। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है टेलीफोन। ये सारा का सारा जो 10 क्वेश्चन अभी हमको एक साथ देखने को मिला, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। उसी तरह से एसआई मात्रक में भी आपका 2 या 3 प्रश्न आ सकता है। अब कौन सा प्रश्न आएगा ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग को पूरा याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे स्टार एच नहीं किए हैं। अगर हम स्टार एच कर देते तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करके एग्जाम में जाते, हो सकता था नहीं आए तो फिर दिक्कत की सामना करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 होता है। मतलब इतने वेग के रफ्तार से अगर कोई वस्तु को हम आसमान की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु पुनः जमीन पर नहीं आता है, वो ऊपर में ही लटका हुआ रह जाता है। तो अब याद रखेंगे हम लोग पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 11.2। 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ, इसमें एक चीज आपको बता दे, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 2026 ईस्वी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के लिए प्लान वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 42 होता है। अभी हम देखे थे पृथ्वी के लिए, तो वहां पे 11.2 था। अब सूर्य के लिए पूछा जा रहा है तो 42 हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। चंद्रमा के लिए प्लान वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो चंद्रमा के लिए प्लान वेग होता है 2.37। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको मिल गया। पहला ऑप्शन मिल गया 11.2, दूसरा ऑप्शन मिल गया आपको 42, तीसरा मिल गया आपका 2.37, चौथा ऑप्शन कुछ भी मान लीजिए दे दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, पृथ्वी के लिए बोलेगा तो 11.2, सूर्य के लिए बोला जाए तो 45, और चंद्रमा के लिए बोला जाए तो 2.37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार एच क्वेश्चन है आपका। अभी आपको दो प्रश्न में इंपॉर्टेंट करवाए, एक 11.2 और दूसरा हम चंद्रमा पर किसी पिंड का भार, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? तो 81.5 होता है, 81.5। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डाइंड करेंगे, अपने दोस्तों के पास चैनल जो है कि शेयर करें ताकि उसको भी सारे प्रश्न का लाभ मिल सके। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितना गुना अधिक है? तो 4 गुना अधिक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम स्टार रच करेंगे। पृथ्वी के केंद्र का भार कितना होता है? तो 0 है। पृथ्वी के केंद्र का भार क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। अब यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसको भी आप लोग बारीकी से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं 310 नंबर क्वेश्चन में, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे का खोजकर्ता। अब यहाँ पे बहुत सारा चुंबकीय तरंगे हैं, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे हैं। चुंबकीय तरंगे कौन सा है कौन नहीं है, उसको आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। अब यहाँ पे गामा किरणें का खोजकर्ता बेकुरल है। गामा किरणें का खोजकर्ता होता है बेकुरल। एक्स किरणें का खोज करता है रॉन्टजन। ये सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आपका आ सकता है। पराबैंगनी किरणें का रिटर। उसी तरह से आगे देखते हैं, दृश्य विकिरण का न्यूटन हो जाएगा, अवृत विकिरण का हर्शेल हो जाएगा, लघु रेडियो तरंगे का हेनरिक हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंगे का मार्कोनिक हो जाएगा। बिना रटे कोई उपाय नहीं है, आपको रटना पड़ेगा ये सारा प्रश्न को, इसको याद रखने के लिए से ट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात, मतलब ध्वनि का वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दो टाइप से पूछे हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ध्वनि का वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो याद रखेंगे 330 अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो ये भी आपका सही है, 332 भी दिया हुआ रहेगा तो ये भी आपका सही है, या फिर रेंज में दिया हुआ रहेगा तो ये भी सही है। तो ध्यान में रखेंगे 330 से 332 होता है उत्तर।
ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज को देखने के लिए से, ब्लड ग्रुप। मानव शरीर में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब 4 प्रकार का पाया जाता है, तो 4 प्रकार का कौन कौन सा ब्लड हो गया हम लोग का, तो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। यहां से क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको हम लोग को जानना है। ए ब्लड ग्रुप 23.5% पाया जाता है। बी ब्लड ग्रुप 34.5% पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप 0.75% पाया जाता है। ओ ग्रुप 34.5% पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया गया है, तो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाया गया है आपका मात्र और मात्र 2, एक बी और एक ओ। ये दोनों ब्लड आपको एनी टाइम अवेलेबल मिलेगा, और सबसे कम मात्रा में ए बी, सबसे कम मात्रा में ए बी पाया जाता है। तो यदि आप लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाए हैं, तो चेक करवा करके देख ले कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। और ये आपका जितना भी यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है, ये लगभग में उत्तर है, एक्यूरेट ये नहीं है, लगभग में रहेगा। कि ए ब्लड ग्रुप कितना लगभग पाया जाता है, तो 22.5, बी पूछेगा तो 34.5, ए बी पूछेगा तो 7.5, ओ पूछेगा तो 34.5। चलिए अब यहां आते हैं क्वेश्चन। अब बोल रहा है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है वह कहलाता है टेंडन। पेशी को हड्डी से जब जोड़ देते हैं तो वह कहलाएगा टेंडन। अगला है हड्डी को हड्डी से डैश जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिंगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिंगामेंट। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड्डी में, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डी में ओसन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसन प्रोटीन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया था या बतलाया, तो विलियम हार्वे ने बतलाया था। ये आपका वीवीआई प्रश्न है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है कि आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो सर्वग्राही होता है, दूसरा एक तो आपका सर्वग्राही हो गया, तो सर्वग्राही और जो है कि देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये बात का होता है। अभी यहाँ पे उत्तर हम क्या देख रहे हैं, ओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा रक्त सर्वग्राही है, इनमें से कौन सा रक्त सर्वग्राही है। अब विकल्प दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं ए, दूसरा विकल्प दिया हुआ रहेगा ए बी, तीसरा विकल्प दिया हुआ रहेगा ओ, और चौथा विकल्प दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं, मानेंगे नहीं होता ही है, मान लीजिए कि दे दिया आपका बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझिए बात को, सर्वव्यापी रक्तदाता मतलब कि ये वैसा रक्तदाता है जो सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है।
वह स्वतंत्र है। तो वह स्वतंत्र है तो ओ एक ऐसा रक्तदाता समूह है जो सबको वो दान दे सकता है। और सब से ले सकता कौन है? तो वो है आपका ए बी। ए बी एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी से वो ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए सर्वग्राही इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, दाता बोलेगा तो ओ, ग्राही बोलेगा तो ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे और तुरंत यहाँ देखने को मिल गया। सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त समूह है ए बी। सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कहलाएगा ए बी। और ये इंपॉर्टेंट आपका, ओ वाला भी इंपॉर्टेंट था और ए बी वाला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रक्त संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? पिछले क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में देखे थे, जवाब भी आया। सही उत्तर था लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है या हीमोग्लोबिन संबंधित है तो लोहा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाता आरबीसी। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। कंफ्यूज मत कीजिएगा डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में कंफ्यूजन नहीं होना है। आरबीसी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। लाल रक्त कण संबंधित है अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा से, ये आपका स्टार है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना। यदि हीमोग्लोबिन शरीर में नहीं पाया जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। उसका काम होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन करना। और कल का क्लास जीव विज्ञान के स्टार हैच 2026 के लिए सब्जेक्टिव के साथ मनुष्य का मस्तिष्क से रिलेटेड एवं विभिन्न प्रकार के पाठ को लेकर के आ रहे हैं, उसको आप लोग देखना ना भूलेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब आज ये क्लास द एंड हम करने वाले हैं पार्ट 4 के रूप में। और नेक्स्ट क्लास हम लोग का जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से कम मात्रा में 15 नंबर का सब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो उसको अगर आपको लोग को जानना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। और ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो भी सब्जेक्टिव के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। मतलब कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे गांव समाज में कि गाय का बछड़ा जब मृत हो जाता है तो उस स्थिति में भी गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, तो उसके लिए से उसको एक सुई लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन सुई।
तब जाकर के वो दूध करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये हर सेट में आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक वर्ष एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। मानव शरीर में पाचक का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न। छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर मल के द्वारा वापस बाहर की ओर निष्कासित हो जाता है। पित्त स्रावित होता है तो लीवर या यकृत में। पित्त स्रावित होता है लीवर या यकृत में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील होता है एडेक। इसको हम लोग, वसा में घुलनशील होता है ए और डी, ई और के। ये सारा का सारा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। आप लोग बताइए कि सबसे अधिक वसा डैश में पाया जाता है? सबसे अधिक वसा किस में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। और पानी में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा बोलेगा तो इसको याद रखिएगा, और पानी में घुलनशील बोलेगा तो बी और सी को याद रखिएगा। देखिए यहां पे पूछ भी दिए हैं, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन हो गया बी और सी। वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह कहलाता है यकृत और लीवर। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। मानव कंकाल में कुल कितना हड्डियों की संख्या होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? कंफ्यूजन नहीं करेंगे, एक चीज हम आपको नोट में बता रहे हैं। शिशु बालक और जो है कि शिशु बालक और उसके बाद मान लीजिए कि हो गया अभी यौवनारंभ। यौवनारंभ। शिशु जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस स्थिति में बच्चे के शरीर में 300 हड्डी पाया जाता है। बालक अवस्था मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि बालक, उसको हम बोल सकते हैं जैसे शिशु अवस्था, मतलब जैसे बच्चा जन्म लिया तो उस स्थिति में उसके शरीर में 300 हड्डी पाया जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 5-6 महीना के बाद, उसके शरीर में हड्डी की संख्या 208 पाया जाएगा। जब वो चलने लगेगा, वह बालक चलने लगेगा तो उस स्थिति में यौवनारंभ नहीं कहेंगे, जब चलने लगेगा यौवनारंभ नहीं कहेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। जब बच्चा चलने लगेगा तो उस समय बच्चा या बच्चे चलने लगेगा तो उस समय हड्डी की संख्या हो जाता है 206। तो शिशु अवस्था में याद रखेंगे 300, और जब वो बालक अवस्था में रहेगा मतलब 5-6 महीना का रहेगा तो 208, जब चलने लगेगा तो 206। कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो मानव कंकाल में हड्डी की संख्या हो गया 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है या कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। इसको याद रखिएगा।
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल अस्थि, तो प्रबल अस्थि का मतलब होता है सबसे ज्यादा मजबूत अस्थि कौन सा है, मतलब कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि उस अंग में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी पाया जाता है, वो है जबड़े का हड्डी। कभी कभी आप लोग देखिएगा भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी ये जबड़े का हड्डी नहीं टूटता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाया गया है, इसलिए वो टूटता नहीं है। अपवाद में देखा जाएगा 1-2% का टूटा हुआ, इसलिए उसको कठोर हड्डी भी बोला जाता है। मनुष्य में स्वर यंत्र कहते हैं, तो लैरिंग्स, हमारे मुंह में जो यहाँ पर लुड़की है जिसको बोलते हैं वो है लैरिंग्स, उसी से स्वर यंत्र निकलता है। कॉकरोच में श्वसन अंग है, तो ट्रेकिया, ट्रेकिया को ही श्वासनली बोलते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य का श्वसन अंग है हमारा फेफड़ा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करता है, जब उससे आप पूछिएगा कि मनुष्य सांस कहाँ से लेता है, तो उसके होठ पर जवाब रहता है नाक। तो नाक आप याद नहीं रखेंगे, तो मनुष्य जो श्वसन करता है वो फेफड़ा से करता है। तो मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़ा पाया जाता है। मेढक का श्वसन अंग, मेढक जो है कि फेफड़ा से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है। जो मेढक पानी के अंदर रहता है तो वो त्वचा से सांस लेता है, जो पानी से बाहर रहता है वो फेफड़ा से सांस लेता है। तो अब कौन मेढक पानी में रहता है, कौन मेढक बाहर रहता है, तो उसको आप एक्यूरेट याद नहीं रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जानिए कि मेढक श्वसन करता है फेफड़ा एवं त्वचा से। मनुष्य में निश्वसित वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, तो 16 से 17% होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। देखिए, हृदय की दशा को कौन सा स्पष्ट करता है, तो हृदय की दशा को स्पष्ट करता है ईसीजी। मनुष्य की दशा को स्पष्ट करता है ईईजी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अब दोनों को याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध है दिल से। दिल का दूसरा नाम बताए हैं आपको हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हृदय। अब महिला में हृदय का वजन कितना होता है, 250 से 300, और पुरुष में कितना होता है 300 से 350। महिला में ये हो गया, पुरुष में ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला स्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी के हृदय में कोष्ठक होते हैं, तो स्तनधारी के हृदय में कोष्ठक होते हैं 4। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कोष्ठक होते हैं 13। कॉकरोच के हृदय में कोष्ठक होते हैं 13। ये सारा का सारा क्वेश्चन हम कराए हुए थे और आज हम लोग को पुनः देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग बारीकी से सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ये आपका स्टार हज क्वेश्चन है, पहले भी हम स्टार हज कराए हुए थे, आज भी हम कर दे रहे हैं। हालांकि आप लोग को ये सारा प्रश्न हम होमवर्क के रूप में दिए हुए थे। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या, ये पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हुए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 4 याद रखिएगा। मेढक के हृदय में कोष्ठक की संख्या, ये भी याद रखिएगा, ये भी हम पूछ चुके हैं आपका कमेंट बॉक्स में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में कितना होता है, तो याद रखिएगा 700.1। 700.1, गलत बोल दिए, 700.1 नहीं है, 700 अनुपात
1 है। 700 अनुपात कितना है? 1 है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 600 अनुपात 1 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो 600 अनुपात 1 हमारा उत्तर गलत है। करेक्ट उत्तर हमारा कितना? 700 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। स्थनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है किसमें? तो ब्रीक में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। आप लोग बताइएगा किडनी का वजन कितना ग्राम होता है? तो पहले भी आप लोग बता चुके हैं, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो याद रखेंगे मनुष्य का किडनी का वजन होता है 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के सामान्य मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता होती है 2% पाया जाता है। प्रत्येक ब्रिक का वजन कितना ग्राम होता है? अभी तुरंत हम पूछे थे, तो इसको याद रखिएगा 100 से 150 ग्राम। लीवर का वजन कितना ग्राम होता है? लीवर का वजन कितना ग्राम होता है? तो 1.5 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है या कितना किलोग्राम होता है? ग्राम में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1350 से 1400 ग्राम। और फिलहाल यहाँ पे किलोग्राम में पूछ दिए तो 1.40 से लेकर के 1.46 तक याद रखेंगे। ग्राम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किलोग्राम में कभी कभी देखने को मिलेगा। अगला है आपका, ब्रिक की पतली नलिकाएं कहलाती है। तो ब्रिक की पतली नलिकाएं कहलाता है नेफ्रॉन्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अब ये सारे प्रश्न से संबंधित कल हम लोग जो है कि मस्तिष्क को लेकर के आ रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कि हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, तो भूख, प्यास, ताप, ये सभी को नियंत्रित करता है। ये इसको इसके लिए हम लोग कल विस्तार रूप से सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क के झिल्लियों के बीच एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसे डैश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आंसर है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सेरेबो सिप्नल फ्लूइड। इसको आप लोग याद रखिएगा। तंत्रिका इकाई है किसका? तो न्यूरॉन का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका इकाई है न्यूरॉन का। रंग पहचानने की क्षमता, रंग पहचानने की क्षमता क्या है? इसको आप लोग जानिएगा। कौन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है? तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा और ईस्ट, ये पिछले क्लास में भी हम लोग देखे हुए थे। नेक्स्ट है आपका, शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। मानव शरीर में शुक्राणु की संख्या होता है 46। जोड़ी में पूछा जाए तो याद रखेंगे 23 जोड़ी। बीजाणुओं द्वारा जनन की क्रिया होती है तो म्यूकर में होता है। अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। इसको आप ये स्टार अच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या, संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसको याद रखिएगा 46। युग में पूछा जाता तो यहाँ पे होता 23। निषेचन, निषेचन की क्रिया होती है तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में होती है।
ये भी क्वेश्चन हम कर चुके थे। वीर्य में होता है तो शुक्राणु एवं शुक्र द्रव होता है। माँ के गर्भ में बच्चा पोषण ग्रहण करता है तो ओवरी से करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु परिपक्व होता है अधिवृषण में, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है अधिवृषण में। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है तो अंडजनन कहलाती है। वन लाइनर प्रश्न है। अगला है, नर तथा मादा दोनों ही लिंगों में सहायक लिंग ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां सहायता करती है तो मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करती है। मादा जनन हार्मोन संबंधित है तो एस्ट्रोजन। अब देखिए इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। एस्ट्रोजन तक विद्यार्थी याद रखता है तो एक्स्ट्रा हम लोग याद रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सन, इसको भी याद रखेंगे। तो तीन उत्तर हम लोग को एनी टाइम याद रहना है। ऑप्शन में यदि दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। नर में लैंगिक हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में आता है। तो नर लैंगिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण का। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है तो इसका हो जाएगा उत्तर जिंक और जस्ता। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्लास में हम लोग कर चुके थे, पुनः ये सब प्रश्न देखने को मिल रहा है तो रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स है। ये स्टार एच क्वेश्चन आपका है। खाने का सोडा को ही हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। खाने का सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। कंफ्यूजन होता है दो क्वेश्चन में, एक आपका रहेगा खाने का सोडा, एक रहेगा आपका धोने का सोडा। तो धोबन सोडा को ही बोलते हैं वॉशिंग सोडा। कभी कभी यहाँ पे धोबिया सोडा भी बोल देता है तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। धोबन सोडा को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडियम खाने वाला का हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला का सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर, संगमरमर को ही बोलते हैं हम लोग खड़िया, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। सिंदूर का रासायनिक नाम, सिंदूर का रासायनिक नाम तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन को देखे थे कुछ देर पहले। अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका क्लोरोएसिटोफिनॉन। जिप्सम का रासायनिक नाम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम सल्फेट। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अम्लराज का रासायनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लराज का रासायनिक नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। भारी जल का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे स्टार एच कर दे रहे हैं। मार्स गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका मीथेन। मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन। अल्कोहल का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है आपका। चीनी का रासायनिक नाम, चीनी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सुक्रोज। नौसादर का रासायनिक नाम, तो नौसादर का रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। सिरका का रासायनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा चुना, अब देखिए यहाँ बिना बुझा है, यहाँ पे बुझा चुना है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेंगे हम लोग। बुझा चुना, चूने का पानी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैलिसफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। ये सारा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये स्टार है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। एग्जाम में ए की कमी से पूछा जाएगा, बी की कमी से पूछा जाएगा, सी की कमी से पूछा जाएगा और डी की कमी से पूछा जाएगा एवं ई की कमी से पूछा जाएगा। अगर ए की कमी से पूछा जाएगा तो ए की कमी से हो जाएगा आपका रतौंधी, इसको याद रखिएगा। और विटामिन बी की कमी से पूछा जाएगा कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी। सी से पूछा जाएगा तो स्कर्बी हो जाएगा। सी से पूछा जाएगा तो स्कर्बी हो जाएगा। विटामिन डी से अगर पूछा जाएगा कौन सा रोग होता है तो याद रखेंगे रिकेटस। अब विटामिन ई से पूछा जाएगा तो जनन क्षमता में कमी। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है एवं विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। ये 5 एक ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न ऑप्शनल के रूप में दिया हुआ रहता है। तो अब आप लोग भूलिएगा नहीं, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस एवं ई से जनन क्षमता में कमी। रतौंधी मतलब मोतियाबिंद हो जाएगा, बेरी बेरी मतलब हो जाएगा आपका, इसको आपको वाट के रूप में दे रहे हैं। अगर हम सभी प्रश्न आप ही को बता दे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में क्या जवाब दीजिएगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो लेकिन बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, टिप्पणी कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और सी के कमी से भी क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब क्या होता है, इसको भी आप टिप्पणी कीजिए। और डी की कमी से होता है रिकेटस। रिकेटस बीमारी एक ऐसा है जो कि हड्डी को कमजोर कर देता है। तो नीचे अगर मतलब कि कम दूरी से भी अगर हम कभी कभी नीचे गिरते हैं तो सुनने को मिलता है कि किसी इंसान का पैर हाथ टूट गया।
तो वो होता है रिकेटस की कमी के कारण। और जनन क्षमता का मतलब होता है बच्चे की कमी। तो ये 4 प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, स्कर्वी का मतलब क्या होता है, और बाकी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताने की आवश्यकता नहीं है, अब जो है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही हम पूछ दिए हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी का मतलब पूछे थे, तो स्कर्वी का मतलब समझ में आ गया कि मसूरों का फूलना। कभी कभी देखिएगा किसी इंसान का मसूरा से ब्लड भी आता है, मतलब उसके शरीर में विटामिन सी का कमी हो गया। तो विटामिन सी को पूरा करने के लिए से आपको आंवला का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के मसूरा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, अभी जस्ट हम कर चुके थे। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे यात्रा डैश में नहीं करती है, तो निर्वात में नहीं करती है। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल यदि पूछा जाए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁻8। इसको आप लोग याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा होता है, तो केंचुआ होता है। इसलिए बोला जाता है किसान का मित्र कौन है, तो केंचुआ है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज हम लोग सभी प्रश्न को द एंड करेंगे, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे रखे हुए थे, ताकि आपका आने वाला एग्जाम में लगभग प्रश्न टच करे और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है, तो मसूरा में लगता है। कहाँ पे लगता है, मसूरा में। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखेगा। वायुमंडल नहीं रहेगा तो बिल्कुल ही काला दिखेगा। और ये आपका स्टार एच क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आपको आज का क्लास और इसके पहले का क्लास में जितने भी प्रश्न को बताया गया है बिल्कुल ही बारीकी से समझ में आ रहा है, और यदि आप लोग नोट भी बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके आगे के प्रश्न को देखने से पहले अपने दोस्तों के पास दिए गए लिंक को शेयर करें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवं पार्ट 4। ये 4 लिंक ऐसा रहेगा जो कि वन लाइनर प्रश्न, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन है, और आज हम लोग दाइंड करेंगे ताकि सभी दोस्तों को फायदा हो सके। आगे की प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जल का अधिकतम घनत्व मान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो जल में होता है 4। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे वन लाइनर प्रश्न है जो कि स्टार हज वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार हज से भी बढ़ करके अगर आप बोल सकते हैं तो वो भी कम पड़ जाएगा एग्जाम के लिए से। रिलेटेड फॉर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल, लुक दिस बोर्ड। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि तत्व का महत्वपूर्ण तत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहाँ पे तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे।
वर्तमान में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए 118 तत्व है, जिसमें कि 103 तत्व का मान्य है। 118 में से 103 का मान्य है, रेस्ट जो बच गया उसका मान्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल में उसको सजाकर रखा गया है। तो पूछा जाएगा कुल तत्व की संख्या कितनी है, तो 118 याद रखेंगे। प्राकृतिक तत्व कितनी है, तो 98 है। कृत्रिम तत्व कितना है, तो 21 है। धातु तत्व कितना है, तो 91 है। और धातु तत्व की संख्या पूछेगा तो 27 बताएंगे। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ये सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। और ये वन लाइनर प्रश्न है, तो याद आपको रखना पड़ेगा एवं रटने का प्रयास कर लीजिए ताकि याद रहे आपको एनी टाइम। अगला है आपका सर्वाधिक उपलब्ध धातु है एल्युमिनियम, और सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन, और सबसे भारी तत्व है आपका ओस्मियम, और सबसे हल्का धातु तत्व है आपका लिथियम। ये सारा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए हम एक जगह लेकर के आए हुए थे ताकि एक बार में आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिल सके। नेक्स्ट है आपका द्रव्य धातु तत्व। द्रव्य धातु तत्व है आपका पारा। द्रव्य धातु तत्व है आपका पारा। द्रव्य और धातु तत्व आपका हो जाएगा ब्रोमीन। विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी। विद्युत का सुचालक और धातु ग्रेफाइट। सबसे आघात वर्धनीय तत्व सोना। अब वो सोना के बारे में नहीं समझेंगे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सोना, ये दूसरा सोना है। जो दुल्हन पहनती है सोना, वो सोना है। सबसे आघात वर्धनीय तत्व है आपका सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम। कैल्शियम के द्वारा हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है, और साथ ही साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा बढ़िया से। सबसे क्रियाशील धातु तत्व आपका हो जाएगा सीजियम, और सबसे क्रियाशील और धातु तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन। अब थोड़ा मिश्र धातु के बारे में चलते हैं। मिश्र धातु एवं उसके घटक, ये इंपॉर्टेंट है। डच धातु। डच धातु कैसे बना है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण से डच धातु बना है। पूछा जाएगा कि डच धातु के निर्माण में कौन सा दो तत्व का योगदान रहा, तो तांबा और जस्ता ये दोनों मिलकर के बना डच धातु। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम टिक कर देंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। गन धातु बना है तांबा, टीन और जस्ता से। जर्मन सिल्वर, ये आपका स्टार एच क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर बना है तांबा, जस्ता, निकेल, तीनों को मिलाने से तैयार हुआ जर्मन सिल्वर। टीन और सीसा को मिलाने से प्राप्त हुआ टाका, ये भी आपका स्टार एच क्वेश्चन है। तांबा और जस्ता को मिलान करने पर प्राप्त हुआ पीतल। तांबा टीन को मिलाने से प्राप्त हुआ कांसा। जिसमें हम स्टार कर दे रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला है आपका अगला है आपका सीसा और टीन का मिश्रण से प्राप्त हुआ सोल्डर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज एवं कार्बन, इससे प्राप्त हुआ स्टेनलेस स्टील। ये स्टार एच वीवीआई है। स्टेनलेस स्टील बना हुआ है लोहा और क्रोमियम एवं मैग्नीज और साथ ही साथ कार्बन, ये चारों पदार्थ को, चारों तत्व को मिलान किए तो प्राप्त हुआ स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, तो याद रखेंगे -39 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा
पर नति कोण का मान कितना डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिएगा 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पे होता है 0 डिग्री। भारी जल का अनुभार कितना होता है, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल का अनुभार होता है जाकर के आपका 20। कितना होता है 20, ये भी आप याद रखिएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये सारा क्लास जो हम किए हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक ये सारा क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए @RD A2Z लर्न 350 SK पर जुड़ जाइए। वहां पे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास मजेदार वाला जाए। और अगला वीडियो हमारा रहेगा सब्जेक्टिव के रूप में, जो कि जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।